तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा और ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते हुए नजर आए। सीएम धामी ने उनको उत्तराखंड का शहद भेंट किया। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ में मौजूद नजर आए। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई इस दौरान। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में उनके साथ महेंद्र भट्ट की मौजूदगी भी नजर आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड का शहद भेंट करते हुए नितिन नवीन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो ये तस्वीरें और बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात भी मानी जा रही है। तमाम विषयों पर यहां पर नितिन नवीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में चर्चा हुई है। तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा हुई दोनों के बीच। तो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस चर्चा में मौजूद नजर आए। संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा। तो वहीं वक्फ माफियों पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड की अवैध जमीन पर कार्रवाई होगी। गरीब मुसलमानों को घर देने की तैयारी यहां पर करी जा रही है। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं तो कार्रवाई तय होगी। 4000 संपत्तियां अभी पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई हैं, जिन पर अब कार्रवाई तेज होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है देहरादून से, जहां आपको बताते चले कि वक्फ संपत्तियों को लेकर अब सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड की 2105 औकाफ वक्फ बोर्ड के हैं, जिसकी लगभग 7000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। अभी तक लगभग 2500 संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं हो पाई है। एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है और उसके ऊपर गलत तरीके से वक्फ माफिया बैठा है, वक्फ इंक्रोचर बैठे हैं। तो जो वक्फ हमने देखा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, चाहे अकबर अहमद डंपी हो जो रामगढ़ नैनीताल में रिसोर्ट बना के बैठे हैं, चाहे सईदुज्जमा हो मुजफ्फरनगर के कांग्रेस के पूर्व सांसद जो कलियर में कब्जा करके बैठे हैं बड़ी हवेली पे। तो ऐसे ही खुद कलियर के सज्जादे हों जो गद्दी नशीन धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, वो कलियर जहां सैकड़ों सालों से उर्स लगा आता था उस संपत्ति को, वो खुद उसको अपने नाम पे अवैध तरीके से दर्ज करा चुके हैं। हमने उसकी जांच की भी हम लोग कोशिश लगातार मुकदमे लड़ रहे हैं और आगे भी डिमांड कर रहे हैं। वही चलिए बात चमोली की करेंगे, जहां चीन बॉर्डर के पास से एनएच पर लैंडस्लाइड हुई। 2 सेकंड में पहाड़ गिर गया। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर फैली नजर आ रही हैं। मार्ग को खोलने में फिलहाल बीआरओ की जो टीम है वो जुटी हुई है। सड़क चौड़ीकरण और डबल लेन निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो चमोली में ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मात्र 2 सेकंड में आपको बताते चले कि पूरा पहाड़ सड़क पर गिर गया और ऐसे में यातायात पूरी तरीके से बाधित नजर आ रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम वहां पर मार्ग खोलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल निर्माण कार्य के दौरान यहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 सेकंड की ये तस्वीर जहां पूरा पहाड़ गिरकर सड़क में आ गया और ऐसे में यातायात पूरी तरीके से बाधित नजर आ रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि मार्ग सही हो तभी वहां से निकले, अन्यथा की स्थिति में उस मार्ग से बचे। कई गांवों का इस मार्ग पर मलबा जमा हो जाने से संपर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मार्ग को जल्द खोलने की जो कोशिश है वो बीआरओ की टीम यहां पर कर रही है। तो चमोली में भूस्खलन से हाईवे पूरा बाधित हो गया और इस हाईवे के बाधित होने से आपको बताते चले कि तमाम गांवों का जो मार्ग है वो जो संपर्क है वो यहां पर टूट गया है। तो नीति मलारी हाईवे पर यह भीषण लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। तो चमोली की ये तस्वीरें, जहां चमोली में लैंडस्लाइड हुआ, 2 सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी, अभी लगभग कितना समय हम मान के चलें कि इस रास्ते को सही किया जा सकता है, दोबारा से खोला जाएगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज ये बड़ा भूस्खलन चमोली के अंदर हुआ है और क्योंकि ये मुख्य रास्ता था, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जो एनएच है वो था और इस पर जो भारी भूस्खलन हुआ है जिसकी चपेट में आया, इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है और काफी समय इस पर लगने वाला है, क्योंकि इससे जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया और साथ ही सीमांत क्षेत्र की आवाजाही जो है वो भी इससे प्रभावित हो गई है। ये बताया जा रहा है कि नीति मलारी नेशनल हाईवे पर लाता और सालधार के पास जो पहाड़ी है वहां से बोल्डर लगातार गिरे, मलबा गिरा जो कि सड़क पर आया और उसके बाद से 2 दर्जन से अधिक जो गांव है उनका जिला मुख्यालय और अन्य क्षेत्रों से संपर्क कट गया है। सड़क बंद होने से जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ ही यात्री भी जो रास्ते में फंसे हुए हैं उनको आवश्यक सेवाओं की आवाजाही भी उससे प्रभावित हुई और आप समझिए कि जब जिला मुख्यालय से या अन्य क्षेत्रों से उनका संपर्क कट गया तो उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन अभी फिलहाल वहां पर टीमें मौजूद है और लगातार कोशिश कर रही है कि मार्ग को सुचारू रूप से फिर से संचालित किया जा सके, क्योंकि बीआरओ की टीम वहां पर मौके पर जुटी हुई है और मलबा हटाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थर
वर्कर जो है वो अभी भी थोड़े बहुत गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद मार्ग खोलने के कार्य में थोड़ी ना कहीं दिक्कत आ रही है। प्रशासन के लोग जो है वो फिलहाल इस मार्ग पर यात्रा ना करने की और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहे हैं। जो लोग उस वक्त उस जगह पर थे उनको भी वहां से लौटाने का प्रयास किया गया और कहा गया है कि अभी फिलहाल इस मार्ग से ना जाए, क्योंकि लगातार वहां से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। बड़ी बात चिंता की यह है कि अभी आने वाले दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए और अलर्ट जारी किया गया और अगर बारिश होती है तो ये हालात जो है थोड़े और बदतर हो सकते हैं। बिल्कुल शुभांगी, अब देखने का विषय होगा कि कब तक फिलहाल ये मार्ग खोला जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ आप जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी चुनाव से पहले बीजेपी की कुछ विधायकों की कार्यशैली को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आंतरिक सर्वे में 8 विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद उनके टिकट को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ किया है कि ये सर्वे टिकट काटने के लिए नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के कामकाज की समीक्षा और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कराया जाता है। अपने जनप्रतिनिधियों के समय समय पर उनके कार्यों की समीक्षा के लिए इंटरनल सर्वे कराती रहती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी विधायक या किसी जनप्रतिनिधि के टिकट काटने के लिए सर्वे कराया गया है। अपने कार्यों के समीक्षा के लिए और भविष्य में हम कितना सुधार अपने आप में ला सकते हैं और कितना अच्छा कार्य हम कर सकते हैं और जनता को अधिक से अधिक हमारी सरकार का और हमारे जनप्रतिनिधियों का लाभ मिल सके और कहाँ पर हमसे चूक हो रही है उसकी समीक्षा के लिए सर्वे कराए जाते हैं। और ये जो सर्वे सामने आए, निश्चित रूप से जहाँ पर भी कोई कमी दिखाई दे रही होगी उसमें सुधार करने के लिए सर्वे कराए गए हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने चंपावत प्रकरण को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस संवेदनशील मामलों को राजनीतिक रंग देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी का जो पुतला दहन किया है, ये बहुत संवेदनशील जो मामला था उसका है और ये मामला मैं इसलिए संवेदनशील कहना चाहूंगी क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि ये लोग कोई अच्छे काम कर सके या कैसे भी ये भाजपा को खेल सके। इन्होंने एक घिनौनी हरकत चंपावत जिले में करी। इन्होंने एक नाबालिग बच्ची, जिस बच्ची का पूरा भविष्य है, ऐसी बच्ची को गुमराह करने का काम किया जो कि हम लोग सहन नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर पुतला दहन किया कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, क्योंकि उन्होंने इतनी घटिया किस्म की राजनीति करी है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटी सी बच्ची को बहला फुसला करके उसके साथ जो इतना घिनौना अपराध मैं कहूंगी उसको, उस अपराध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोगों को उनने उसमें शामिल किया था, एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि को, पूरे संगठन की छवि को, पूरी सरकार की छवि को खराब करने का काम किया था। हम भरजोर उसका विरोध करेंगे। जानते हैं कि बीते दिनों चंपावत में एक बहुत ही निंदनीय दुर्घटना घटी गई और हम सभी जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है उसकी संकीर्ण मानसिकता को ये दर्शाता है और एक संवेदनशील मुद्दा हम सभी के बीच है। मैं विपक्षी पार्टी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो सही मुद्दों पर कीजिए और जो हमारी भाजपा, हमारा संगठन है, हमारा राष्ट्रीय संगठन है, उसकी छवि को धूमिल करने का ये बहुत ही निंदनीय प्रयास है। और इसके माध्यम से मैं एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल विफल होता नजर आता रहा है और कांग्रेस पार्टी को इस पर शर्म करनी चाहिए। चंपावत में नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किए जाने के बाद अब कांग्रेस ने भी लोहाघाट में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मामले में नामजद बीजेपी नेताओं को बचाया जा रहा है और सत्ता के दबाव में पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद महरा पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की गई है। तो ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसका इसका नाम आ रखा है, जो महिला मित्र है, वो बीजेपी की है। और रही बात जो पहले भी इस आदमी ने दुष्कर्म किया था और पहले भी अभी इसको क्लीन चिट मिली है, तो मैं ये कहता हूँ उत्तराखंड का लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर हो गया है कि आदमी 4-4 साल बाद बरी हो रहा है। और चंपावत जिले में इनने क्या कहते हैं 24 घंटे में इन्हें रिपोर्ट भी दे दी, सब कुछ कर दिया। तो लेकिन अगर 24 घंटे में चंपावत में अगर ये कर सकते हैं तो पूरे प्रदेश में जो इनके पेंडिंग है 5-5, 6-6 महीने से इनके केस पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें इनने कोई संज्ञान नहीं लिया। और जो गणेश गोदियाल जी के ऊपर इनने ये इल्जाम लगा रखा है कि उनने माहौल खराब किया, ये किया, तो मैं कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके उससे जो उनने मुद्दा उठाया उसके उससे प्रशासन भी सक्रिय हुआ और पूरे उत्तराखंड में इसका जो रिजल्ट जो इसका रिजल्ट आया वो 24 घंटे के अंदर आया। ये बहुत बड़ा पूरी जनता को झकझोर देने वाला एक कांड ऐसा हुआ है चंपावत में
जिसके मूल में सूत्रधार जो है भारतीय जनता पार्टी है। आज से 2-2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक घिनौनी हरकत की गई, एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करके उसके पासपो एक्ट लगा और जेल हुई। सरकार की उदासीनता, ढीलेपन के कारण वो व्यक्ति छूट गया, बरी हो गया और आज उसने ये कांड किया है जैसा चंपावत की पुलिस कहती है। पत्रकारी घटना ये पूरे चंपावत में हमारे लिए बहुत दुखद का विषय है। जैसा कि आप पत्रकार बंधु हैं और हमारा चौथा स्तंभ है पूरे तंत्र का, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसी घटनाएं आखिर भाजपा के लोग ही क्यों करते हैं? सारे के सारे कृत्यों में भाजपा की संलिप्तता नजर आती है। अब आप मान लीजिए कहीं पर भी कोई जघन्य अपराध होता है, कहीं पर भी कोई बलात्कार की घटना होती है, कहीं पर भी कोई सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसमें सीधे सीधे तौर पर भाजपा की ही संलिप्तता नजर आती है। और आज आप देख रहे होंगे चंपावत में कितना बड़ा कांड हुआ, इसका करता धरता सूत्रधार भाजपा का और 3 के 3 जो आरोपी नामजद व्यक्ति थे वो भाजपा के, और इनके बीच में जो ये पुलिस का चक्र हुआ, कई चक्र हुए, इसमें भाजपा की संलिप्तता। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशु नौटियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की केदारनाथ के प्रति गहरी आस्था रही है और उनके प्रयासों से धाम का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। आशु नौटियाल ने श्रद्धालुओं से देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्री स्वच्छता का ध्यान रखें और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, साथ ही वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की भी अपील की। विधायक ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पाद खरीदने की बात भी कही। देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और विशेष तौर पर आपदा के बाद केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण उन्होंने उनके द्वारा किया गया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करना चाहूंगी। और हमेशा से उनका केदारनाथ के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था रहती है। आपने देखा होगा एक अभी भी सभी लोग मोदी गुफा के नाम से वहां पर जब वो रात्रि विश्राम उन्होंने किया था तो एक अलग वहां पे वातावरण बन गया और इतना मतलब उनका पहले का समय भी जो वहां पर बीता है तो उनका दिल से भी लगाव उस क्षेत्र की तरफ है और वो बार बार यही चाहते हैं कि हमारी जो देवभूमि है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो प्रकृति है वो बहुत ही शुद्ध है और दुनिया के लोगों को यहाँ से शुद्ध हवा पानी जाता है। चारधाम यात्रा के बीच रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। नंदा देवी एक्सप्रेसवे से केदारनाथ से लौट रही 29 साल की प्रज्ञा सिंह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। बताया जा रहा है कि 5 मई की रात देहरादून से गाजियाबाद जा रही ट्रेन में लक्सर स्टेशन के पास वो अचानक सीट से गायब हो गई। सूचना के बाद पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने सर्च अभियान चलाया लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जांच के दौरान सामने आया कि लक्सर रेलवे स्टेशन के ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे बंद थे। घटना के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मेरी घर की कजन केदारनाथ से दर्शन करके आ रही थी। यहाँ लश्कर के आसपास वो मिस हो गई। उसके लिए हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ हम लोग कैमरा चेक करा, किसी स्टेशन पे कोई कैमरा चालू नहीं है और ये स्टेशन मास्टर जिनका नाम है ये के.आर. मीना, ये बोल रहे 40 कैमरा मेरे एक्टिव है। जीआरपी कह रही कि कैमरे बंद है। अब मैं किसकी बात मानूं कि ये बोल रहे कैमरे, मैंने इनसे कहा लिख के दीजिए कैमरे चल रहे हैं आपके। कोई भी अगर हादसा हो जाता है स्टेशन पे तो कहां से हम फुटेज निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि कोई आतंकवादी घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? जो रूम बना हुआ था उससे उनको दूसरी जगह चेंज किया जा रहा है। तो सीसीटीवी काम कर रहे हैं किंतु अभी पूरे काम नहीं कर रहे हैं। अभी 40 कैमरे वर्किंग में है किंतु उसकी अभी सीडीआर डीवीआर जो रिकॉर्डिंग है वो अभी सेटअप नहीं हो पाई है। तो 24 घंटे से ज्यादा उसकी फुटेज अभी मिलना संभव नहीं है, ऐसा इंजीनियर ने बताया है मुझे अभी बात करने पे। इसके बारे में यही काम उसी को लेकर सर उसको अपग्रेड करने के लिए उसका रूम चेंज किया जा रहा है, कैमरे और लगाए जा रहे हैं और उसी के लिए वो काम चल रहा है, इसीलिए वो सेटअप चेंज किया जा रहा है।
चारधाम यात्रा से लौट रही महिला प्रज्ञा सिंह के अचानक गायब हो जाने से कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के सुरक्षा संबंधी दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला न सिर्फ लक्सर क्षेत्र का बल्कि ये कहा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में जो दावे किए गए थे उन पर भी कहीं ना कहीं अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रज्ञा सिंह की जानकारी मिली और वो अचानक गायब हो गई, उसके बाद लक्सर रेलवे स्टेशन हो या फिर आसपास के क्षेत्र के जो पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे देखे गए हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं ये बड़ी दिक्कत सामने आई, क्योंकि अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। तो ऐसे में महिला का सुराग तो मिला ही नहीं, साथ में ये एक और पोल खुल गई है कि जो सीसीटीवी कैमरे इस उद्देश्य से लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं जो तीसरी आंख के रूप में काम करेंगे, अब वो तीसरी आंख कहीं काम कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक बड़ा तोहमत लगाने वाला मामला है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से महिला की जानकारी नहीं मिल रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इस तरह चीजें और बढ़े, यानी ऐसे मामले और सामने आए तो उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की किरकिरी हो सकती है। अब प्रज्ञा सिंह का मामला तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में है, लेकिन अनेक ऐसे लोग हैं जो इन रास्तों से गुजरते हैं, उनके साथ में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो चारधाम यात्री हैं वो आशंकित यानी आशंका से घिरे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने होंगे, तभी जा करके जो दावे सरकार द्वारा किए गए हैं उन पर अमल किया यानी उन पर यकीन किया जा सकता है। जसवीर सिंह दिखोर अक्सर। पौड़ी गढ़वाल के कोट क्षेत्र में खंडूशहर से बबोली धार तक बन रही सड़क एक बार फिर विवादों में आ गई है। करीब 18 साल बाद बन रही इस सड़क का डामरीकरण शुरू होते ही बारिश के बाद कई जगह सड़क उखड़ने लगी, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य रुकवाकर गुणवत्ता पर सवाल उठाए और खराब हिस्सों की पहले मरम्मत करने की मांग की। मौके पर ग्रामीणों और ठेकेदार के बीच कई घंटे तक बातचीत चली। बाद में ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि पहले खराब सड़क की मरम्मत कराई जाएगी, उसके बाद आगे निर्माण होगा। क्या यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे 4 दिन से रोड बन रही है और 4 दिन रोड को बने हुए नहीं और बीच से जो है खाली हो गई हो। पुरानी रोड अच्छी दिख रही है और ये जो आपकी डाली है ये साफ हो गई, इसके क्या कांक्रीट दिख रहे हैं। बाइक स्कूटी चलने में दिक्कत हो रही है, कहीं पे गिर सकते हैं। इनको बोला तो ये बोल रहे हैं कि ठेकेदार बोल रहा है कि बहुत माल लग गया हमारा, तो हमने ठेकेदार को बोले कि बहुत समस्या आ रही है, दूसरी बार काम बंद करवा रहे हैं यहाँ पे और फिर भी ये सही नहीं कर रहे यहाँ पे। और अभी आप देख रहे हैं कि रोड की कंडीशन कैसे हुई है। बार बार अधिकारी और इन कर्मचारियों को बोलते हम परेशान हो गए कि भाई साहब 17 साल। तो वहीं देहरादून में जल जीवन मिशन की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने पेयजल योजनाओं में देरी और गुणवत्ता जांच में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित योजनाएं जल्द पूरी कर हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाए। सीडीओ ने मानसून से पहले सभी गांवों में पानी की गुणवत्ता जांच और हर घर जल सर्टिफिकेशन पूरा करने को कहा। साथ ही ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों के पुनर्गठन और नल जल मित्रों को योजनाओं के रखरखाव में सक्रिय भूमिका देने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को जल गुणवत्ता जांच नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। वहीं नई टिहरी में बहुउद्देशीय विधिक सेवा और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। शिविर में लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह, स्वास्थ्य जांच और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। कई विभागों ने प्रमाण पत्र बनाए और समस्याओं का समाधान किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई हैं और मेधावी छात्र छात्राओं और स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि बेहतर सड़क और यातायात व्यवस्था से निगरानी आसान हुई है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर संयुक्त टीमें बनाई जा रही हैं जो अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगी। बड़ी मंडियों और स्टॉकिस्टों पर भी खास नजर रखी जा रही है। जहां भी अवैध रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण या सप्लाई मिलेगी वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब से ये रोड और हमारी खुली है तब से यातायात और आसान हो गया है आशा रोड़ी की तरफ से सहारनपुर से आने वाला, जिसमें कि कतिपय जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि इसमें जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है आगमन हो रहा है, जिस पर जो है संयुक्त दल बनाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ बड़ी बड़ी मंडियों में जहाँ पे स्टॉकिस्ट हैं उन पर भी जो है हम लोगों ने अपना मंगवा लिया है डाटा, और कहाँ से जो है किस प्रकार से ये लोग उपयोग में ला रहे हैं उस पर जो है इनके स्टॉकिस्टों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
अल्मोड़ा में 2 दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जिले भर से आए खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बालक और बालिका वर्ग के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आयोजकों ने बताया कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अल्मोड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। बीजेपी खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। 2 दिवसीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा ऑफिशियल सिलेक्शन है। इसके जो प्रतिभागी हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, इसके स्वर्ण पदक विजेता अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चैनल है जो कि जिले से राज्य, राज्य से राष्ट्रीय और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यही चयन प्रक्रिया के नियमों के तहत ये बच्चे अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे अगर ये अपने वेट में और अपने ग्रुप में स्वर्ण पदक विजेता रहते हैं। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आज यहाँ पर 9 मई और 10 मई को 2 दिवसीय प्रतियोगिता का हम आयोजन कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रतिभागी यहाँ पर वो स्वर्ण पदक लाएंगे, वो आगे हमारे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे तथा हमारे जो प्रतिभागी है वो पूर्व में भी हमारा जिले का नाम रोशन करते हुए आए हैं। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि इस बार भी हमारे प्रतिभागी यहाँ से निकलकर हमारे जिले का आगे नाम रोशन करें।